नमस्कार, मैं मयंक स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी वात्सल्य में। आज हम एक नए विषय पे बातचीत करेंगे जो भाषा विज्ञान से जुड़ा हुआ मुद्दा है। उसका विषय जो है आपके स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा कि भाषा विज्ञान में के इतिहास में पाणिनि का योगदान, आचार्य पाणिनि का योगदान पे बातचीत करेंगे कि भाषा विज्ञान के इतिहास में उनका क्या रवैया रहा, क्या-क्या काम रहा, इस पे बातचीत करेंगे। तो ये अफ़सोस की बात है कि दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण वैयाकरणचार्य पाणिनि को अगर कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, लेकिन उनके बारे में मुझे क्या हमें बहुत ज़्यादा ज्ञात नहीं है। ये एक दुःख का भी विषय रहा है। ख़ैर पाणिनि के बारे में जानने के लिए अगर सख्ती से कहें तो पाणिनि एक व्याकरणविद हैं, लेकिन उनका प्रभाव दूरगामी है। शायद ही कोई ऐसा अध्ययन क्षेत्र हो जो उनके अभिनव विचारों से अछूता हो। यह तस्वीर तब स्पष्ट हो जाएगी जब आप महसूस करेंगे कि स्विस स्विस भाषाविद और लक्षण शास्त्री फर्डिनेंड दी सौसूरे, जिन्हें व्यापक रूप से 20वीं सदी के भाषा विज्ञान के संस्थापकों में से एक माना जाता है, ने अपना पूरा जीवन जिनेवा विश्वविद्यालय में संस्कृत के प्रोफेसर के रूप में बिताया। इसी तरह एडवर्ड सैपीर, लियोनार्ड ब्लूमफील्ड और नोम चॉम्स्की जैसे कई भाषाविद और साहित्यिक सिद्धांतकार पाणिनि से प्रभावित थे। एक कोटेशन आता है ब्लूमफील्ड का कि संस्कृत का वर्णनात्मक व्याकरण, जिसे पाणिनि ने पूर्णता तक पहुंचाया, मानव बुद्धि के महानतम स्मारकों में से एक है और भाषाओं के वर्णन के लिए एक अपरिहार्य मॉडल है। ये कहते हैं लियोनार्ड ब्लूमफील्ड। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए कोटेशन के रूप में। वेद सबसे पुराने संस्कृत ग्रंथ हैं। उनके कई विषयों में से एक है वाणी की शक्ति। इसलिए प्राचीन भारतीयों ने वेदों को यथासंभव सटीक रूप से संरक्षित करने पर इतना महत्व दिया। वाणी शक्तिशाली थी। जो संस्कृत के जो वेद हैं उनके जो सबसे महत्वपूर्ण है उसकी वाणी की शक्ति है। और वो वाणी, एक पवित्र वाणी को ठीक उसी तरह संरक्षित किया जाना चाहिए जैसा कि वो पहले कई बार कहा गया हो। इस बात को ध्यान में रखते हुए प्राचीन भारतीयों ने वेदों को ठीक से संरक्षित करने के तरीके तैयार शुरू किए कर दिया। केवल याद करना कभी भी पर्याप्त नहीं हो सकता, क्योंकि विकृतियां अनिवार्य रूप से आ जाती हैं। क्योंकि अगर हम वेदों को केवल याद कर लेते तो उसमें बहुत सारी विकृतियां आ सकती थीं, उसमें घटाव बढ़ाव आ सकता था। इसके बजाय उन्हें अंततः एहसास हुआ कि भाषा का वर्णन करना ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले ये व्याख्याएं ध्वन्यात्मकता से संबंधित थी, जो भाषण का सबसे बुनियादी हिस्सा है। किसी भी तरह के भाषण से उसमें ध्वन्यात्मक लय का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। वास्तव में स्टॉप एंड नासिका के लिए हमने जो संगठनात्मक योजना सीखी, वो का से शुरू होकर माँ तक संभवतः 800 ईसा पूर्व के आसपास विकसित हुई थी। जहाँ तक हम जानते हैं कि यह क्षण भाषा विज्ञान की शुरुआत का प्रतीक है, जो भाषा का कठोर और वैज्ञानिक अध्ययन है। लेकिन भाषा का मात्र वर्णन धीरे धीरे ठीक व्यापक होता गया। जैसे जैसे कुछ विद्वानों के विचार भाषा का कठोर और मानकीकृत अध्ययन बन गए, संस्कृत का वर्णन अधिक से अधिक पूर्ण होता गया। यानी कि जब धीरे धीरे विद्वानों ने अपना विचार भाषा के परिप्रेक्ष्य में देना शुरू किया, तो उस समय संस्कृत का वर्णन अधिक से अधिक होता गया। भाषा के उद्देश्य और प्रकृति के विभिन्न सिद्धांत उभरे। इसके उपयोग के लिए विभिन्न मॉडल बनाए गए, लेकिन कोई भी पाणिनि द्वारा तैयार किए गए मॉडल से बेहतर नहीं था। अब पाणिनि की थोड़ी सी बात करें तो हम पाणिनि के बारे में लगभग कुछ भी नहीं जानते हैं। विद्वानों का अनुमान है कि 5वीं या से 3री शताब्दी के ईसा पूर्व के बीच ये रहे थे। हालांकि उनके काम से यह स्पष्ट है कि वे संस्कृत भाषाविदों की एक लंबी परंपरा के अंत में आए थे।
उनका काम शायद सदियों के अध्ययन और बहस का परिणाम था। वास्तव में उनके काम को इतना परिपूर्ण माना जाता था कि प्राचीन भारतीयों ने उनके पूर्ववर्तियों के काम को रखने लायक नहीं समझा। इसी कारण से परंपरा का अधिकांश इतिहास हमसे छूट गया, लेकिन हमारे पास अभी भी कुछ मुकुट रत्न हैं। अब जैसा कि हमें पता है कि पाणिनि की ये एकमात्र ग्रंथ अष्टाध्यायी के नाम से आती है, तो देशी व्याकरणविदों द्वारा विकसित व्याकरण प्रणाली अपने आप में सबसे उत्तम है, और जिन्होंने पाणिनि के कार्य का परीक्षण किया है वे सहजता से स्वीकार करेंगे कि किसी भी भाषा में ऐसा कोई व्याकरण नहीं है जो उनके व्याकरण के नियमों की 8 पुस्तकों यानी कि 8 अध्यायों की अद्भुत प्रणाली का मुकाबला कर सके। जहाँ तक हम जानते हैं कि पाणिनि ने केवल एक ही रचना को रचा है, वो नाम है अष्टाध्यायी, जिसका अनुवाद 8 अध्याय के रूप में किया जाता है। इस रचना में 3959 सूत्र नियम हैं, 35 मुद्रित पृष्ठों का समाहित है। इसमें संपूर्ण शास्त्रीय संस्कृत का वर्णन है। मूलतः यह परिभाषा के अनुसार इसका वर्णन करता है कि शास्त्रीय संस्कृत शब्द का तात्पर्य संपूर्ण संस्कृत से है, जो पाणिनि के मॉडल का अनुसरण करती है। अष्टाध्यायी के 3 परिशिष्ट रचनाएं भी शामिल हैं। अब अष्टाध्यायी के 8 अध्यायों में विभाजित किया गया, तो जिनमें प्रत्येक अध्याय किसी निश्चित विषय का अनुसरण करता है। उदाहरण के लिए जो अष्टाध्यायी का पहला अध्याय है, मुख्य रूप से शब्दों को परिभाषित करने और यह समझाने पर केंद्रित है कि पाठ को कैसे पढ़ा और व्याख्या किया जाना चाहिए। अष्टाध्यायी अपनी अत्यधिक संक्षिप्तता, अपनी कठिनाई और अपनी अनूठी शब्दावली के लिए जानी जाती है। पाणिनि ने संकेतन की एक विशेष प्रणाली का उपयोग किया, जिससे उन्हें यथासंभव कम स्थान में संस्कृत का वर्णन करने की अनुमति मिली। संक्षिप्तता उनकी मुख्य चिंताओं में से एक थी। पाणिनि का रूपात्मक विश्लेषण, आप ध्यान दें कि एक एक ये सब पॉइंट है, की पॉइंट है, वो क्या क्या करते थे, किस तरह से भाषा में उन्होंने योगदान दिया। तो पाणिनि का रूपात्मक विश्लेषण का सिद्धांत 20वीं सदी के मध्य से पहले किसी भी समतुल्य पश्चिमी सिद्धांत की तुलना में अधिक उन्नत था, और संज्ञा यौगिकों का उनका विश्लेषण आज भी आधुनिक भाषाई यौगिकों के सिद्धांतों का आधार बना हुआ है, जिन्हें बहुव्रीहि और द्वंद्व जैसे संस्कृत शब्द उधार लिए गए हैं। यह पाणिनि ही थे जिन्होंने पहली बार प्रतिपादित किया कि व्याकरण की दृष्टि से संस्कृत में संज्ञा के लिए 8 कारक हैं: कर्ता कारक, कर्म, संबंध, संप्रदान, विभक्ति, साधन, संबोधन और स्थानिक। 3 लिंग हैं: पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक। क्रियाओं, संज्ञाओं, सर्वनामों और विशेषणों के लिए 3 संख्याएं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, और क्रिया के लिए 3 आवाजें, सक्रिय, मध्यम और निष्क्रिय है। भाषा बहुत अधिक विभक्त है। ब्राह्मी और खरोष्टी वर्णमाला के रूप में जानी जाने वाली प्राचीन भारतीय लिपियों का इस्तेमाल संस्कृत को रिकॉर्ड के लिए किया गया। ब्राह्मी और खरोष्टी दोनों को सेमिटिक मूल का माना जाता है। देवनागरी वर्ण जो ब्राह्मी से निकले हैं का भी संस्कृत लिखने के इस्तेमाल में किया जाता है, आज भी किया जाता है। वास्तव में यह कहना अतिशयोक्ति न होगी कि व्याकरण का अध्ययन यूरोप में संस्कृत की खोज के बाद शुरू हुआ है। बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है कि जो ग्रामर है उसका अध्ययन यूरोप में संस्कृत के बाद से शुरू हुआ है। अब अष्टाध्यायी से संबंधित 3 ग्रंथ मिलते हैं। एक शिव सूत्र स्वरों की एक संक्षिप्त किंतु अत्यधिक व्यवस्थित सूची है। ये धातुपाठ वर्तमान वर्ग के अनुसार क्रमबद्ध मौखिक धातुओं की एक शाब्दिक सूची है। गणपथ ये सामान्य गुणों के आधार पर समूहीकृत नाममात्र तनों की एक शाब्दिक सूची है। अब पाणिनि का प्रभाव क्या है? तो आधुनिक भाषा विज्ञान इसे अब तक लिखी गई किसी भी भाषा का सबसे अधिक
पूर्ण जनरेटिव व्याकरण मानता है तथा इससे तकनीक विचारों का अपनाना जारी रखता है। अष्टाध्यायी ने संस्कृत को हमेशा के लिए परिभाषित कर दिया। पाणिनि के आदर्श की पूर्णता ने सभी लेखकों को उनके व्याकरण संबंधी नियमों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया। अंततः पाणिनि के नियमों का पालन करना एक तरह की आवश्यकता बन गई। यहाँ तक कि संस्कृत की सबसे अधिक गीतात्मक जटिल कविताएं भी अष्टाध्यायी के नियमों का पालन करती हैं, केवल कुछ अपवादों को छोड़कर। हालांकि आश्चर्य की बात है कि पाणिनि के काम का आधुनिक समय में बहुत प्रभाव है। उनके काम ने फ्रेडरिक दी सॉसुरे और नॉम चॉम्स्की जैसे महान आधुनिक भाषाविदों को प्रभावित किया और उनकी संकेतन शैली बैकसनौर रूप में समान है, जिसका उपयोग मानव भाषाओं और प्रोग्रामिंग भाषाओं दोनों को प्रभाषित करने के लिए किया जाता है। अब ये ध्यान से देखिए कि कर्ता, कर्म, संबंध, संप्रदान, व्यक्ति परक, वस्तुपरक, अधिकारवाचक, अप्रत्यक्ष वस्तु विभक्ति। इस मामले में संस्कृत संज्ञाएं अक्सर किसी ऐसे विषय को संदर्भित करती हैं जिससे कुछ उत्पन्न हुई या घटित हुई हो। जैसे पत्रम वरिक रसआत पटति, वृक्ष से पत्ता गिरता है। वाद्य यंत्र केश एक आता है। इसमें नाम मात्र उपयोग में आधुनिक अंग्रेजी क्रिया विशेषण वाक्यांशों के उपयोग से वाद्य अर्थ को व्यक्त करती है, जो कि के साथ, द्वारा या का उपयोग करके शब्दों से शुरू होते हैं। उसके बाद वाद्य को इंगित करने वाली संज्ञा होती है। जैसे हम कहते हैं कि मैंने नोट कलम से लिखा, यानी कि कलम के द्वारा लिखा। मैंने यह नोट कलम के द्वारा ही लिखा। राम लेख्य लिखति, यानी कि रामो लेखन्या लिखती, यानी कि राम कलम से लिखते हैं। तो ये वाद्य यंत्र केस है कि वहाँ के द्वारा से साथ के बाद वाद्य यंत्र आता है, यानी कि जो काम हम करते हैं। अब संबोधनात्मक मामला एक आता है कि एक संबोधनात्मक अभिव्यक्ति प्रत्यक्ष संबोधन की अभिव्यक्ति है, जहाँ जिस व्यक्ति से बात की जाती है उसकी पहचान एक वाक्य के भीतर स्पष्ट रूप से बताई जाती है। उदाहरण के लिए अगर हम कहें तो वाक्य में मुझे नहीं पता जॉन। जॉन एक संबोधनात्मक अभिव्यक्ति है जो संबोधित किए जा रहे पक्ष को इंगित करता है। वाक्य के विपरीत मैं जॉन को नहीं जानता, जहाँ जॉन क्रिया जानना का प्रत्यक्ष वस्तु है। कांते यानी कि पत्नी। स्थानिक मामला एक आता है, तो ये स्थानिक मामला ये आता है कि यहाँ एक व्याकरणिक मामला है जो किसी स्थान को इंगित करता है। यह अंग्रेजी के पूर्वसर्गों इन, ऑन, एट, बाय से अस्पष्ट रूप में से मेल खाता है, यानी कि कमलिनी कसारे संति, झील में कमल है। कसार का मतलब झील और कसारे का मतलब झील में। एट और बाय, इन और ऑन, यानी कि में और पर की बात करता है। तो इस तरह से ये जो पाणिनि का जो व्याकरण है वो अंग्रेजी के भी विद्वानों के ऊपर प्रभाव अपना दिखाते हुए उसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में भी रखता है। मुख्य रूप से जब हम देखें तो पाणिनि ने ये जो व्याकरण संबंधी दृष्टि को प्रतिपादित किया और उसके बाद जो रूपात्मक विश्लेषण किया, ये इसके मुख्य कार्य हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पाणिनि का योगदान जो है वो व्याकरण के लिए बहुत ही अत्यंत आवश्यक रहा और एक छोटी सी भूमिका के तौर पे हम ये जान पाए कि भाषा विज्ञान के इतिहास में पाणिनि का क्या योगदान रहा है और कुछ विदेशी विद्वानों के तर्कों से भी पाणिनि के महत्व को हम पता लगा पाए।
तो मिलते रहेंगे एक नए ऐसे ही नए नए टॉपिक के साथ। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच पाए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।